अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 96 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सेक्शन 96 को अगर हम एक दफ़ा देखें तो सेक्शन 96 किस बारे में बात करता है? वो बात करता है अपील के बारे में। अब 96 में 104 में क्या डिफरेंस है? और अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि सर जो अपील्स सेक्शंस में है उनमें और जो अपील का पूरा एक ऑर्डर मौजूद है उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसे ही है। तो अगर हम बात करें किसकी, सेक्शंस की अपील की, तो सेक्शन नंबर 96 या सेक्शन नंबर आपका 104 ये वो अपील है कि जिस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील होगी वो सेक्शंस के ख़िलाफ़ ही होगी। मिसाल के तौर पे अब जैसे कि 104 बता रहा है हमें सेक्शन 35, 47 या फिर जो है 95 या XYZ। अगर आपने सेक्शंस के ख़िलाफ़ अपील कर दी है तो आप सेक्शन 96 या 104 के तहत करेंगे। अगर आपने किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़, जो कि ऑर्डर्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, उन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील कर दी है तो फिर आप जाएंगे ऑर्डर 41, ऑर्डर 43 में। अंडरस्टैंड? तो ये मेन डिफरेंस है सेक्शंस और ऑर्डर्स वाले अपील में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 96 की तरफ। सेक्शन 96 क्या कहता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेक्शन 96 के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने याद रखते हैं? आखिर किस तरीके से हम जो है इनके वर्ड्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो इसके इसेंशियल्स हैं, जो इसके बेसिक वर्ड्स हैं, अगर वो भी याद रख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 96 में क्या बात हो रही है, सेक्शन 104 में क्या बात हो रही है। अब देखिए ना, जब आप लॉ गेट को जितनी अच्छी बार पढ़ेंगे, हो सकता है आगे चल के जुडिशरी में भी ये आपके हेल्पफुल हो। किस तरीके से हेल्पफुल हो? ज़ाहिर सी बात है, जुडिशरी में भी तो आप लॉ ही पढ़ते हैं, लॉ तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोविजंस आपके जुडिशरी में आ गए, यही प्रोविजंस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गए, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है आप वो भी जो है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 96 क्या कहता है? सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय बॉडी ऑफ दिस कोड for a time being in force, an appeal shall lie from the every decree passed by any court exercising original jurisdiction of the court authorized to hear appeal from decision of such court। अब सेक्शन 96 ने सिंपल ये कह दिया कि ओरिजिनल डिक्री के ख़िलाफ़ जब भी आप अपील लाया करेंगे सेक्शन 96 के तहत करेंगे। वर्ड क्या है यहाँ पर? वर्ड है ओरिजिनल डिक्री। कौन सा वर्ड है? ओरिजिनल डिक्री। जब भी ओरिजिनल डिक्री के ख़िलाफ़ आप क्या करेंगे? अपील करेंगे तो सेक्शन 96 के तहत करेंगे। फिर उसके बाद क्या वर्ड यूज़ किया है? इसके बाद जो सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी और कानून के अंदर, या फिर क्या कह रहा है, बाय द बॉडी ऑफ दिस कोड, इसी कानून के अंदर अगर कहीं और एक्सप्रेसली लिखा गया तो फिर उसके तहत। फिर उसके बाद क्या है? एन अपील मे लाई फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टी। अब सवाल ये हो सकता है आपसे, क्या एक्स पार्टी के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है? नहीं हो सकती। एक्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी अपील हो सकती है। क्या एक्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी अपील लाए करेगी सेक्शन 96 सब क्लास 2 के तहत। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का मतलब ये एक तरफ़ा फैसला, एक तरफ़ा प्रोसीडिंग, एक तरफ़ा फैसला जब आ जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी अपील लाए करेगी। उसके बाद क्या कहता है? नो अपील शल लाए। अब यहाँ पर वर्ड क्या था? मे। और इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या वर्ड है? नो अपील शल लाई फ्रॉम द डिक्री पास कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज़। अब दो वर्ड्स आपको दे सकता है, कौन से? कॉन्सेंट डिक्री, या आपको दे सकता है कंप्रोमाइज़ डिक्री। कौन से वर्ड्स? कंप्रोमाइज़ डिक्री, कॉन्सेंट डिक्री। कॉन्सेंट डिक्री और कंप्रोमाइज़ डिक्री होती क्या है? मिसाल के तौर पे दो पार्टीज़ हैं और दोनों के दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और सेटलमेंट हो गया, तो वो कोर्ट को देंगी कि हमारे बीच में कंप्रोमाइज़ हो चुका है, हम कॉन्सेंटली इस सूट से खारिज करते हैं और हम मज़ीद इसको प्रोसीड भी नहीं करना चाहते। फिर होगा कुछ इस तरीके से कि एक जो है डिक्री पास हो जाएगी जिसको हम नाम देंगे कॉन्सेंट डिक्री, और सेकेंडली उसको कंप्रोमाइज़ डिक्री भी कहा जाता है। तो क्या उसके खिलाफ अपील लाए करेगी? नहीं करेगी। यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड है, नो अपील शल लाए, मतलब कि लाए कर ही नहीं सकती, मैंडेटरी प्रोविज़न। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 104 की तरफ, ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। 104 ने क्या कहा?
orders from which appeal lies, वो कौन कौन से ऑर्डर से जिनके खिलाफ अपील लाई करेगी। अब यहाँ पर देखें, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री था, डिक्री और ऑर्डर में आपको फ़र्क पता चल गया, डिक्री और ऑर्डर में फ़र्क पता चल गया। ये वो वाले ऑर्डर्स नहीं है जो हम आगे चल के एक सेपरेट पार्ट पढ़ेंगे ऑर्डर्स का, ये वो वाले ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर्स मतलब मिसाल के तौर पे कोई भी जो आपकी कोर्ट है वो कोई भी जो है किसी को डायरेक्शन दे दे, कोई ऑर्डर कर दे, ठीक है, जो हमने सेक्शन 2 के अंदर पढ़ा था ऑर्डर, वो वाले ऑर्डर की बात कर रही है। तो वो जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स में से किसी के खिलाफ आपने अपील कर दी है। मिसाल के तौर पे कोर्ट कहते हैं कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। अब आप कहते हैं डॉक्यूमेंट्स लाना तो बनता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लाना तो बनता ही नहीं है कोर्ट में, या फिर XYZ कोई भी हो सकता है ऐसा कोई ऑर्डर, तो उसके खिलाफ अगर आप अपील करेंगे तो फिर आप करेंगे सेक्शन 104 के तहत। सेक्शन 104 क्या कहता है? एन अपील शल लाई from the following orders and save otherwise expressly provided by the body this code by any law for the time being in force from other orders। मतलब कि इन फॉलोइंग ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील लाए कर सकते हैं। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? ये भी सवाल आ चुका है। सेक्शन 35A, फिर उसके बाद सेक्शन 47, फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा ऑर्डर? 95। ठीक है, ये 3 ऑर्डर्स जो है आपने याद रखते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, 47 जो हमने क्वेश्चन डिटरमाइन के बारे में पढ़ा था, और जो है सेक्शन 95, फिर एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपोजिंग अ फाइन डायरेक्टिंग द अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये सवाल यहाँ से आया था कि क्या किसी को कंपोजिंग फ़ाइन और अगर कोई डायरेक्ट करे किसी को अरेस्ट करने के लिए कि उसके खिलाफ कोई जो है अपील लाए करेगी या नहीं करेगी, उसके खिलाफ भी अपील लाए कर सकते हैं। एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम अपील इज़ एक्सप्रेसली अलाउड बाय दिस रूल। मतलब कि अगर कोई और रूल है जिसके खिलाफ आपने अपील करनी है, क्या कोई और रूल है जिसके खिलाफ आपने अपील करनी है और वो जो है इस कानून के अंदर बताए गए, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब की अमेंडमेंट ज़ाहिर सी बात है पंजाब वाले ही पढ़ेंगे, सिंध की अमेंडमेंट सिंध वाले पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स में से सवाल नहीं आता। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 115, जिसको हम रिवीजन का नाम देते हैं। 115 रिवीजन। अब ये जो रिवीजन है, रिवीजन कब लाए करेगी, रिवीजन की टाइम ड्यूरेशन कितनी है? तो रिवीजन की जो टाइम लिमिट है वो है 90 डेज़। यहाँ से वो सवाल करता है कि रिवीजन कितने दिन में लाए कर सकती है। द हाई कोर्ट मे कॉल अपॉन एनी रिकॉर्ड। रिवीजन होती क्या है कि हाई कोर्ट खुद से किसी भी रिकॉर्ड को बुलाए, खुद से किसी रिकॉर्ड को बुलाए। एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड विच द अपील लाइज। मतलब जहाँ अपील लाए नहीं करेगी तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपकी रिवीजन लाए करेगी, वहाँ पर आपकी रिवीजन लाए करेगी। अब सवाल ये होता है कि क्या रिवीजन हाई कोर्ट किन किन कोर्ट्स की जो है ऑर्डर्स या फिर किन कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो है रिवीजन लाए करेगी। ठीक है, देखें, जब कोई भी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट है, अगर वो कोई भी डिसीजन देती है तो उसके खिलाफ रिवीजन लाए कर सकती है। द हाई कोर्ट मे कॉल for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the high court in which no appeal lies। मतलब जहाँ अपील लाई नहीं करती वहाँ पर रिवीजन लाई करेगी if such subordinate court appears to have exercise jurisdiction। अब ये आपने जो 3 क्लासेस है ये याद रखते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे आप रिवीजन लाई करेंगे, मतलब किन ग्राउंड्स पर कोर्ट जो है किसी फैसले को बुला सकती है, किसी कोर्ट जो है क्या कर सकती है, किसी भी मुकदमे को कॉल अपॉन कर सकती है। टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड बाय लॉ। मतलब कि एक कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं थी, उसने उसको सुन लिया, फैसला भी दे दिया। टू हैव फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, मतलब किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती थी और उसने उसको एंटरटेन नहीं किया। फिर उसके बाद टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इलीगली विद द मटीरियल इरेगुलरिटी द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर ऑफ द केस इट थिंक्स फिट। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी ने क्या किया, एक्ट अपॉन कर लिया, क्या कर लिया? एक्ट अपॉन कर लिया, यानी कि इलीगली ओवर एक्सरसाइज कर लिया, वहाँ पर भी आप जो है क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप रिवीजन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिवीजन होता क्या है? रिवीजन मतलब कि हाई कोर्ट क्या करे, किसी मुकदमे को कॉल अपॉन करे, ठीक है, और जो है किसी, अब सवाल ये होता है कि सर ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? ये जो 3 ग्राउंड्स हैं यही आपने याद रखना है। अब इनके अंदर जो वर्ड्स हैं ये आप याद रखने हैं कौन कौन से? टू हैव एक्सरसाइज, टू हैव फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, फिर उसके बाद जो है एक्टेड एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर प्रोवाइडेड डेट के अंदर आपको 90 डेज़ का भी मिल जाएगा, और फिर जो है डिसीजन। अब यहाँ पर यह है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट विच शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच डिसीजन विद इन 3 डेज़। मतलब कॉपी ऑफ डिसीजन भी कितने दिन के अंदर देगी कोर्ट? वो देगी 3 डेज़ के अंदर, 3 डेज़ ही है।
उसके बाद द हाई कोर्ट शल डिपोज ऑफ द एप्लीकेशन विद 6 मंथ, और हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को 6 मंथ्स के अंदर डिपोज ऑफ करेगी, करती नहीं है लेकिन करेगी। ये जो है प्रैक्टिस में और थ्योरी में फ़र्क है। उसके बाद 151 भी इम्पोर्टेंट है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। 151 क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सिविल लॉ के अंदर अब करना क्या है, किस तरीके से हमने इस मैटर को आगे एंटरटेन करना है। आपने 151 की दरख्वास्त दे दी कोर्ट के अंदर कि अब हमें समझ में नहीं, अब अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं कि आगे कोर्ट क्या करती है, आगे कोर्ट क्या करती है, किस तरीके से एक्ट अपॉन करती है। अब जो ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड मतलब अदालत के कुछ इख्तियारात। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रोबोट आ जाए, क्या आ जाए? रोबोट आ जाए। अब जब जाहिर सी बात है रोबोट आ गया तो कोर्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि कोर्ट जो है उसको सज़ा दे सके? क्या कोर्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि कोर्ट जो है उसके दिए गए एविडेंस को एडमिसिबल करार दे? क्योंकि वो मॉडर्न डिवाइसेस में काउंट होता है नहीं होता, वो अलग एक बहस है। तो कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियार हैं, उसको वो एडमिसिबल करार दे या ना दे। वर्ड्स क्या याद रखने? वर्ड्स इसके अंदर दो याद रखते हैं, एंड्स ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। मतलब कि इंसाफ की फराहमी के लिए और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस के लिए कोर्ट क्या करेगी? कोई भी डिसीजन ले सकती है। ठीक है, ये दो वर्ड्स अगर आपने याद रख लिए, यहाँ से एक सवाल लाजमी पुट करता है एग्जामिनर। कौन सा? मीट्स एंड्स ऑफ जस्टिस, और फिर क्या वर्ड है? फिर दूसरा वर्ड आ जाता है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया सीपीसी का एक पार्ट क्लियर, जिसको हमने सेक्शन का नाम दिया था, और सेक्शंस पोर्शन आपका हो गया कवर। अब कल आपका टेस्ट होगा सेक्शंस प्रोविजंस का। अब आते हैं ऑर्डर्स की तरफ। ऑर्डर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 1 अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑर्डर वाला पोर्शन बहुत ही टफ है, बहुत ही टिपिकल है, किस तरीके से इसको याद रखा जाए? इसके अंदर भी एक ट्रिक है, किस तरीके से जब आप सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे आपको ऑर्डर्स भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अब सेक्शन 1 ऑर्डर 1 क्या कहता है? ऑर्डर 1 कहता है पार्टीज़ टू सूट। क्या कहता है? पार्टीज़ टू सूट। इस ऑर्डर का मकसद क्या है कि कौन कौन सूट के अंदर दाखिल हो सकता है, कौन कौन सूट के अंदर दाखिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे मुकदमा करना है मिस्टर ए के ख़िलाफ़, और उसके साथ मिस्टर बी भी रहता है, सी भी रहता है, डी भी रहता है। अब क्या मैं सबके ख़िलाफ़ मुकदमा करूँगा या मैं मिस्टर ए के ख़िलाफ़ करूँगा? पैसे जो है मिस्टर सी ने भी लेते हुए देखा, डी ने भी लेते हुए देखा, तो क्या उनको भी पार्टी बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा? ये सब हमें इस ऑर्डर के अंदर बताया गया कि कौन प्लेंटिफ बन सकता है, कौन डिफेंडेंट बन सकता है। सबसे पहले जो है वो क्या कहता है? रूल 1 कहता है हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। रूल 1 क्या कहता है? हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको। प्लेंटिफ होता है जो कि मुद्दा होता, जो कि दावा दाखिल करता है, यानी कि केस किसी के खिलाफ़ करता है, और जो डिफेंडेंट होता है अपोजिट पार्टी को हम डिफेंडेंट कहते हैं, जिसके खिलाफ़ केस होता है। उसके बाद क्या कहता है? रूल 1 कह रहा है कि ऑल पर्सन मे बी जॉइंड एज इन वन सूट एज प्लेंटिफ। मतलब प्लेंटिफ कोई भी हो सकता है, सारे के सारे भी हो सकते हैं। मे बी जॉइंड का वर्ड है, ठीक है? क्या वर्ड है? मे बी जॉइंड इन वन सूट प्लेंटिफ्स इन होम एनी राइट, रिलीफ, ट्रांजेक्शन, सीरीज और एक्ट अलेज टू एग्जिस्ट। मतलब किसी का कोई भी क्लेम बनता है। अब मेरा क्लेम क्या बनता है मिस्टर सी से कि मुझे उससे प्रॉपर्टी लेनी है, और मेरे साथ मेरी सिस्टर भी है, मेरी वाइफ भी है, तो उनका भी अगर किसी किस्म का कोई ना कोई रिलीफ बनता है तो फिर क्या होगा? फिर मैं उनको भी प्लेंटिफ के अंदर काउंट करूँगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं। क्या इख्तियारात हैं कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियार? वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स मे एम्बर्सिस और डिले ट्रायल ऑफ द सूट। मतलब जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी है मिस्टर
ए बी या फिर सी जो कि प्लेंटिफ के अंदर अपीयर हुए हैं, ये है जॉइंडर ऑफ पार्टीज़। क्या है? जॉइंडर ऑफ पार्टीज़। और वो जो है डिले कर रहे हैं, किसको डिले कर रहे हैं? सूट को डिले कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट के स्वामित्व इख्तियारात है कि उनके लिए सेपरेट मुकदमा भी चला सकती है। उसके बाद हु में भी जॉइंट इज डिफेंडेंट्स। अब 3 भी इंपॉर्टेंट है। हु में भी जॉइंट, हु में भी जॉइंट इज डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन कौन बन सकता है? किसके पास इख्तियारात हैं कि वो जो है क्या बने? डिफेंडेंट बन सके। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल पर्सन्स में भी जॉइंट, मतलब वही वर्डिंग आई कौन सी जो 1 के अंदर थी और 3 के अंदर थी। वर्ड्स को याद रखें, क्या वर्ड्स है? ऑल पर्सन में भी जॉइंट एज डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम एनी राइट और रिलीफ इन रिस्पेक्ट और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट, ट्रांजेक्शन और सीरीज और एक्ट। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस शख्स ने भी हो सकता है मेरा कोई रिलीफ खाया हो, इस शख्स से भी मेरा क्लेम बन सकता है, तो आप सबको डिफेंडेंट के अंदर ले आएंगे, मतलब कि सबके खिलाफ सूट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम जो है सिविल सूट दाखिल करते हैं तो साथ में हम गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाते हैं। गवर्नमेंट से मुराद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पार्टी बना लिया या फिर किसी और अथॉरिटी को भी पार्टी बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर जॉइंट प्लेंटिव पार्टीज। कोर्ट में ऑर्डर और गिव डिसीजन अगेंस्ट एनी ऑफ पार्टीज। कोर्ट के इख्तियारात हैं। क्या इख्तियारात हैं कोर्ट के? कोर्ट चाहे तो किसी एक के ख़िलाफ़ या सबके ख़िलाफ़ क्या करे? फैसला दे दे। होता कुछ इस तरीके से कि मैं जो है क्या करता हूँ, मुकदमा करता हूँ ए बी सी और डी के ख़िलाफ़। अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन चारों के ख़िलाफ़ क्लेम नहीं बनता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी ही है जिसने इसके पैसे खाएँ, तो कोर्ट चाहे तो सिर्फ उसके ख़िलाफ़ ही फैसला दे सकती है। उसके बाद आ जाता है डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ क्लेम। डिफेंडेंट को ज़रूरी नहीं है, ये भी सवाल आ चुका है 7 जनवरी वाले में। डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ। ये ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट सारे के सारे रिलीफ के ख़िलाफ़, सारा रिलीफ उसके ख़िलाफ़ ही बनता हो। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मिस्टर बी ने मेरे 20 लाख रुपए खाएँ, हो सकता है उसने मेरे 15 लाख रुपए खाएँ। मैं कहता हूँ मिस्टर बी ने मेरे 10-20 लाख रुपए भी खाएँ, साथ ही जो है उसके ख़िलाफ़ मैं कंपनसेटरी सूट भी दाखिल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसने मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, ये भी पे करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो सारे पे ही पूरा उतर रहा हो। ठीक है। उसके बाद जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ लायबल ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या होती है? पार्टी के मतलब ए बी सी, ये जो बाकी है ये क्या है? ये जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ हैं। कह रहा है द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन जॉइन एज सच एज मच सूट नील और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली लायबल ऑफ एनी वन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि सबको भी पार्टी बना सकता है, एक को भी पार्टी बना सकता है। उसके बाद 7 क्या कहता है? व्हेन प्लेंटिफ इज डाउट वे फ्रॉम होम रिड्रेस टू बी सॉट। मतलब क्या है? प्लेंटिफ डाउट में है। 7 क्या कहता है? व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट। अब प्लेंटिफ किस चीज़ के डाउट में? Where the plaintiff is in doubt is the person who from whom to be intended obtained register. He may join 2 or more defendant in order that the question is to which of the defendants is liable. मतलब कि जब प्लेंटिफ को यही नहीं पता कि बी सी डी इन तीनों ने मेरे पैसे खा, ये तीनों के तीनों मेरे पैसे खा चुके हैं या इन तीनों में से कोई एक खा चुका है, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है? इन तीनों को ही पार्टी बना ले। ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसके खिलाफ उसका रिलीफ बनता है, किसके खिलाफ उसका रिलीफ नहीं बनता। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ए रूल 8 1 पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। 1 पर्सन मे सू ऑन बिहाफ ऑल पार्टीज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? वेयर देयर इज अ numerous persons having the same interest in one suit, one or more of each persons may with the permission of the court sue to be sued and may defend in such suit on behalf of and for the benefit of all persons so interested। मतलब कि किसी एक को वो क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें
और पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद वो ये कहें कि मिस्टर ए बी सी डी, हम चारों में से मिस्टर डी ही अपीयर होगा, ए बी सी जो है कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमारी जगह पे ये शख्स आया करेगा। तो ऐसा भी कोर्ट कर सकती है, उनको ये परमिशन ग्रांट कर सकती है। उसके बाद ऑर्डर 9, रूल 9 और रूल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 9 और रूल 10 जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर। जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर। अब ये मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर क्या है? मिस जॉइंडर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा शख्स जो कि जॉइंडर था ही नहीं, जो कि पार्टी थी ही नहीं, अब ए बी सी डी के खिलाफ मुकदमा हो गया, एक कहता है मेरा तो कुछ बनता ही नहीं था, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या एप्लीकेशन देगा? वो 110 की एप्लीकेशन देगा जो किसी की होगी, मिस जॉइंडर की होगी कि मुझे इस सूट से निकाल दिया जाए। नॉन जॉइंडर मिसाल के तौर पे अब मिस्टर ए बी सी डी मुकदमा किया किसके खिलाफ? मिस्टर ई के खिलाफ। अब इनकी एक सिस्टर भी थी जो मिस्टर एफ थी, वो कहती है मेरा भी तो मुकदमा है, मैं भी तो रिलीफ लेना चाहती हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि मुझे भी पार्टी बनाया जाए, मैं चाहती हूँ कि मैं भी प्लेंटिफ के अंदर, डिफेंडेंट के अंदर काउंट हो जाऊँ ताकि मुझे भी मेरा हिस्सा मिल जाए। ठीक है, तो वो किस चीज़ की एप्लीकेशन देगी? वो देगी नॉन जॉइंडर 110 की एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन एक ही होगी, कॉन्सेप्ट और रूल 9 के अंदर लिखा गया है, लेकिन एप्लीकेशन एक ही होगी। ठीक हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है 19 और 110, यहाँ से एक सवाल लाजमी आता है। उसके बाद आ गया रूल 11, कंडक्ट ऑफ कोर्ट। द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज डीम्स प्रॉपर। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कंडक्ट करेगी जिसके लिए कोर्ट प्रॉपर समझती है। कंडक्ट ऑफ कोर्ट, जाहिर सी बात है जिसको रिलीफ देना है, किसको रिलीफ नहीं देना, तो ये बेहतर कोर्ट ही बता सकती है। उसके बाद रूल 12 क्या कहता है? रूल 12, अपीयरेंस ऑफ वन सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। मतलब कि अपीयरेंस क्या एक की काफ़ी है या सबकी काफ़ी है? वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, एनी वन ऑफ मोर ऑफ देम मे बी अथोराइज्ड any other of them to appear, plead or act upon such other in any proceedings, and it lies manner where there are more defendants than one, any one of them or more of may be authorized to। मतलब ये वही बात आ गई कि एक को भी वो क्या कर सकते हैं, ये इसी को मतलब फर्दर जो है क्या कर रहा है, फर्दर एलोब्रेट कर रहा है रूल 8 को ही कि क्या किया जा सकता है। एक ही जगह, सारे की जगह एक ही आ सकता है, मतलब सारों की जगह पर एक आ जाए तो भी काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है सबका आना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन, जॉइंडर, मिस जॉइंडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन, अगर किसी पार्टी को सिविल के अंदर कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ड क्या याद रखना है आपने? 8 अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो क्या करेगा? उतनी जल्दी वो जो है ऑब्जेक्शन रेज़ करेगा। मिसाल के तौर पे मुझे ऑब्जेक्शन है कि ये पार्टी बनती नहीं है, इसको किसने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन दी है 110 की और ये आ गई पार्टी के ज़ुमरे में, मैं फ़ौरन से ही एप्लीकेशन मूव करूँगा 113 की कि जनाब मुझे ऑब्जेक्शन है। ठीक है, या सर मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं सर बोलता हूँ। ये जो माय लॉर्ड, हिज लॉर्डशिप का वर्ड है, ये अंग्रेज़ों के लफ्ज़ हैं, और कोशिश क्या करें कि ये लफ्ज़ कोर्ट के अंदर, ये लफ्ज़ जो है जजेस के सामने इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप उसको जो है नाउज़ बिल्लाह खुदा अल्लाह के जो है वो कर रहे हैं, उसको इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, हिज लॉर्डशिप या माय लॉर्ड, मतलब आप उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो आप सर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का एहतियात किया करें। अच्छा, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, मतलब अगर नॉन जॉइंडर के खिलाफ, मिस जॉइंडर के खिलाफ क्या करना है आपने? ऑब्जेक्शन रेज़ करना है। ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शंस रेज़ करने हैं तो आप एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी करेंगे। क्या करेंगे? एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड आपने याद रख लेना। आज हमने क्या क्लियर किया? ऑर्डर 1 CPC और साथ ही साथ सेक्शंस का प्रोविजंस सारे के सारे हमने क्लियर कर लिए। अब जो आपका टेस्ट होना तो ऑर्डर 1 का भी चाहिए, लेकिन पहले मैं दूंगा सेक्शंस प्रोविजंस का, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ? ऑर्डर्स की तरफ। एक एक ऑर्डर पढ़ाते रहेंगे, साथ ही साथ फिर उसका टेस्ट भी कंडक्ट होता रहेगा। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।